नमस्ते सर। नमस्कार। दस मिनट में आपका 6 तारीख वाला हो गया तैयारी। रश्मि मैडम, अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर स्वास्थ्य कैसा है अब? स्वास्थ्य ठीक है सर। अभी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बीच बीच में बुखार आता है हल्का सा। अच्छा। लेकिन दवाई दवाई लेने से हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि वो पूरा कोर्स कर लो बोले। अच्छा। दवाई का। सर नमस्कार सर। शेख सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक हो जी। वो जो बिटिया वो है
नमस्कार सर। शेख सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो चित्रांशी। हेलो मैम, नमस्कार गुड शेख सर। इवनिंग। नमस्कार मैडम। गुप्ता जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आ रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही हाँ है? आ रही। मुक्ता जी नमस्कार। शेख सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हेलो चित्रांशी। नमस्कार हेलो सर। मैम, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार सर। शेख साहब नमस्कार। नमस्कार। सचिव महोदय नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। आज की नई संचालिका महोदय है महोदया। हाँ, ये आदरणीय मैम की बेटिया है, मतलब खुशी हमारी हुई बेटिया नया है। नया इंट्रोडक्शन देख करवा दी। के शैली अभी मैम। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। शुभकामनाएं बहुत अच्छा लगा मैम। संचालन के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो मैम समय हो गया, क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी प्रणाम सर जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम नमस्कार। कौशिक मैडम जी सादर प्रणाम। खुश रहो। जी आदरणीय शैली दीदी जी को सादर यूनिवर्सिटी प्रणाम। से सर अपना यूनिवर्सिटी वाला काम हो गया द्विवेदी जी? क्या क्या मैडम? यूनिवर्सिटी वाला शुभकामना वाला मिल गया अपने को? अच्छा हाँ, अभी देखा हमने व्हाट्सएप पे आपका भी। जी जी। चलिए आपके लिए बढ़िया रहा वो। ये सब चीजें आप लोगों को काम आएंगी। जी सर जी नमस्कार। गोकुलेश्वर अंकल नमस्ते। मुक्ता मैम नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। आदरणीय शंकर जी सर जी को सादर नमन, सादर नमस्ते प्रणाम। नमस्ते, आपको भी प्रणाम। आपको क्या सभी लोग जुड़ गए हैं और हम शुरू कर सकते हैं? गोकुलेश्वर अंकल, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी शायद मुख्य अतिथि नहीं जुड़े हैं, 1-2 मिनट और देख लीजिए। 7:05 पे चालू कर दीजिएगा। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी को नमस्कार। जी जी प्रणाम प्रणाम मैम, प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय मैडम जी को सादर नमन, सादर प्रणाम। हाँ ये क्या हो रहा है?
चित्रांशी बेटा चालू कर दो, 7-5 हो गए। जी अंकल, मैं शुरू करती हूँ। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि नमस्कार सक्सेना जी, स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। क्षमा चाहती हूँ चित्रांशी, शुरू कीजिए। कोई बात। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के इस पटल पर मैं आज पहली बार उपस्थित हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच हूँ और मुझे ये काफी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम सौंपा गया है, क्योंकि मैंने मंचों पर संचालन किया है, पर ये मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात है कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से छोटी हूँ, तो सबसे पहले आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। और इसी के साथ हम आज का, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? नहीं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, थोड़ा चेक कर लीजिए। साफ साफ अभी आया नहीं। नहीं, संचालिका से। मैम, अब आवाज साफ आ रही है मेरी? बिल्कुल अब साफ आ रही है। शुरू जी। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की इस कवि गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं इस पटल पर। मैं आप सबसे छोटी हूँ, इसलिए सबसे पहले आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ और उसके बाद हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं गोकुलेश्वर अंकल से इस चीज की अनुमति चाहती हूँ कि अगर सभी लोग हमारे पटल पर जुड़ चुके हों तो हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करें। अभी जुड़े नहीं है सब लोग, लेकिन चालू कर दो, विलम्ब हो जाएगा बहुत। जी ठीक। कुंवर बेचैन जी की कुछ पंक्तियों के साथ, चूंकि कल अब बसंत का आगमन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि बसंत के स्वागत के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। बसंत पंचमी भी आने वाली है और माँ सरस्वती का हम अभिवादन करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं। मेरा मानना है कि जब हम कलम से लिखने वाले लोग या इस दुनिया में मुलायमियत को बचाए रखने का जो जिम्मा है वो कविताओं ने ले रखा है, तो मेरा मानना है कि हमें वो करने का साहस देने का काम माँ शारदे करती हैं। बसंत पंचमी आने वाली है, तो मैं कुंवर बेचैन जी की इन पंक्तियों के साथ माँ शारदे को नमन करती हूँ और एक बार पुनः यहाँ पर एकत्रित सभी कलम के सिपाहियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, ओ बासंती पवन हमारे घर आना। पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर चिंतन की छत पर भावों के आंगन में बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, ओ बासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, ओ बासंती पवन हमारे घर आना, ओ बासंती पवन हमारे घर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए माँ शारदे की वंदना के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ। मैम प्लीज आए और सरस्वती वंदना के साथ माँ शारदे को हम सभी यहाँ पर उनकी आराधना करते हैं।
जी धन्यवाद। जैसे चित्रांशी जी ने बताया कि वसंत पंचमी का त्योहार माँ शारदे का भी त्योहार होता है, तो आज हृदय से मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सुर कितने भी बेकार रहे हो मेरे, पर भाव मेरे पूरे थे, और आशा है इस मंच पर माँ की कृपा रहेगी। और आज स्वागत भाषण का भी जिम्मा मेरा ही है, तो संचालिका महोदय आमंत्रित करें। तो उत्तर प्रदेश का ही कार्यक्रम है। जी, मेरा मानना है कि कविताएं शब्दों से ज्यादा भाव प्रधानता की द्योतक होती हैं, और आपने कितनी सुंदर बात कही कि सुर और शब्द बाद में आते हैं, पर भावों की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ ये सारी चीजों का उतना महत्व नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ कि स्वागत भाषण के लिए आप पुनः मंच पर आएं और हमें जी जी धन्यवाद एक बार फिर से। और मैं सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ, और अंत में एक वसंत की कविता अवश्य सुनाऊंगी जो कि आपके स्वागत के हेतु तैयार किया आज मैंने। और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में दिनांक 4 फरवरी 2022 को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, राष्ट्रीय बाल संसद प्रभारी एवं गाजियाबाद प्रतिनिधि, आप सभी का स्वागत शब्द सुमनों से करती हूँ। सर्वप्रथम संचालिका महोदया जो नई नवेली से दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सी, बसंत के आगमन के साथ इनके जीवन का भी आगमन हमारे जीवन में हुआ है, तो बासंतिक बयार लिए हुए ये हमारे मंच पर उपस्थित हुई है, उनका सहृदय मैं स्वागत करती हूँ। सुश्री चित्रांशी श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष वाद विवाद लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी जी, अंशुल प्रयागराज से हैं। आनंदी, जिन्होंने आनंदी चरित्र महाकाव्य, नैवेद्य कीर्त संग्रह, का करवा हास्य भंग, सोनवा खंड काव्य, सोना वैभव प्रकृति काव्य, महत्व शतक मुक्तक, मुक्तक शतक, मानस मुक्तक, रामायण रेणु आदि अन्य अनेक कई काव्यों की रचना की है। कई काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हैं, और संस्कृत अंताक्षरी छंद शतक आदि। ये महामंत्री रामायण मेला समिति प्रयागराज से हैं, महामंत्री विश्व संस्कृत संस्थान इलाहाबाद से हैं, प्रकाशन 4 मंत्री संस्कृत परिषद प्रयागराज से हैं, अध्यक्ष वाणिज्य परिषद प्रयागराज, सचिव सोनांचल साहित्यकार संस्थान सोनभद्र, महासचिव सहयोगी मुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी समिति इलाहाबाद से हैं, भारतीय परिषद प्रयागराज द्वारा क्रमशः सारस्वत सम्मान, साहित्यकार सम्मान, साहित्यामृत सम्मान, रायबरेली से साहित्य सम्राट सम्मान, शिक्षा प्रवीण सम्मान, अन्य अनेक सम्मान प्राप्त इतने महोदय हमारे बहुत ही कहते हैं ज्ञानी हैं, और इनकी अनेक काव्य रचनाएं जो देश में तो प्रकाशित हुई हैं, उसके अलावा नॉर्वे से प्रकाशित पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रयागराज से हैं। विशिष्ट अतिथि आदरणीय ईश्वर शरण शुक्ल जी हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने काव्य प्रतियोगिता में, नेहरू युवा केंद्र में काव्य प्रतियोगिता में, और द्वितीय स्थान साहित्यिक मेला में, युवा प्रतिभा सम्मान, ग्रामीण प्रतिभा विकास सम्मान, और सुमित्रा नंदन पंत स्मृति पुरस्कार आदि अन्य अनेक पुरस्कार मिले हुए हैं। और इनकी जो एक रचना है गंगा कविता में, इनको पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राज प्रकाशन द्वारा प्रखर मेघा सम्मान,
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगभग 150 रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई किताबों का इन्होंने संपादन किया है। ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय ईश्वर शरण शुक्ल जी इलाहाबाद से हैं। मंच द्वारा सम्मान, क्षमा चाहती हूँ, अध्यक्ष आज की सभा के आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख जी हैं, जो कि संस्था अध्यक्ष हैं और नागरी लिपि परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमें गर्व है कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं महासचिव आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, जिनके मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारा कार्यक्रम समृद्ध होता है। कवयित्री आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और कवि आदरणीय चंदन केसरवानी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। कवि आदरणीय नीरज सक्सेना जी उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद इंदिरापुरम से हैं, गाजियाबाद से हैं, जिनकी अभी मैंने कल ही वाओ इंडिया के मंच पर बहुत सुंदर रचनाएं सुनी थी वसंत के कार्यक्रम में। आभार श्रीमती पुष्पा प्रकाश शैली रायबरेली उत्तर प्रदेश से करेंगी, जो कि संचालिका महोदया की माँ भी हैं और की प्रभारी हैं। और यही मैं अपने शब्द सुमनों से एक कविता सुनाती हूँ आप सभी के लिए, चूंकि आज बसंत, कल बसंत है और बसंती बयार चारों ओर बिखरी हुई है, तो आप सभी के समक्ष मेरी एक आज काव्य का ही मंच है। अतः कविता का शीर्षक है बसंत। यहाँ मौन निमंत्रण देता देखो सखी आया बसंत। यहाँ मौन निमंत्रण देता देखो सखी आया बसंत। यहाँ धरती को दुल्हन के रूप में मैंने बताया है। धरती का यौवन देख सकी फिर मुस्काया बसंत। यहाँ मौन निमंत्रण देता देखो सखी आया बसंत। वीणा वादनी की धुन पर कोकिला पंचम स्वर में गाती, हाथ रचाए कोपलों से, कोपलों का रंग मेहंदी जैसा होता है इसलिए, हाथ रचाए कोपलों से गुलाब सा चेहरा खिलाए। आम्र की डाली बोराई है जैसे पहने हो कंगन। आम्र की डाली बोराई है जैसे पहने हो कंगन। सरसों की पीली चुनरिया ओढ़े जैसे मलयागिरी संग चली है, और स्वर्णिम रश्मियों से नरमाई कुछ शरमाई सी। हरियाली का लहंगा देखो कितने रंगों से सजाया है। पीली पीली चोली देखो गदराए गेंदों से सजी है। पाँव में छोटे फूल बिछे वसुधा बसंत का स्वागत है। पाँव में छोटे फूल खिले हैं, वसुधा बसंत का स्वागत है। देखो सब मदहोश हुए से मदन ने तीर चलाए हैं। देखो सब मदहोश हुए से मदन ने तीर चलाए हैं। आज वसुधा दुल्हन बनी, चलो सखी हम नृत्य करें। आओ यह त्योहार मनाते हैं। मन सप्त स्वरों में गाता है, पग ठुमक ठुमक अब जाता है। राधा श्याम की मुरली में मेरा हृदय रम जाता है। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गे, गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गे योगियों के सहस्त्रार्थ खिलाए। चल चल विवाह के मंडप में चल सखी आत्मा को परमात्मा से मिलाए। चल चल विवाह के मंडप में चल सखी आत्मा को परमात्मा से मिलाए। देखो सखी आया बसंत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी के स्वागत में मेरे कुछ शब्द थे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे ऐसा लगा कि इस मंच से मेरा परिचय आपने कराया है, और ये चूंकि मेरे लिए पहली बार है कि मैं आप सबसे मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। किसी ने कहा है कि अगर तुम कविताएं नहीं लिखते पढ़ते तो यह कविता, बस क्षमा चाहती हूँ, दो लोगों का नाम लेना शेष रह गया। यहाँ डॉक्टर जहरुद्दीन पठान जी भी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी हैं, जो छत्तीसगढ़ की सांसद हैं, उनका स्वागत है। और डॉक्टर भरत शेरणकर जी भी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और कुछ देर पहले वैष्णव जी भी थे, अगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, तो उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ मैं। किसी ने कहा है कि तुम अगर कविताएं नहीं लिखते पढ़ते तो यह कविताओं का नहीं तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो चूंकि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं इस पटल पर डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी को आमंत्रित करती हूँ। वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं
और मैम ने बसंत के साथ कितनी सुंदर शुरुआत दी है इस मंच को, इस पटल को। तो मैं अब डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने सुंदर शब्दों से इस पटल को खूब सुंदर और बनाएं। जी। पूर्णिमा जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, दिखाई तो दे रही है। जी उनका माइक म्यूटेड है। हाँ, अरे थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो अचानक हम चले गए। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात। बड़े मुश्किल से तो ये दिन आते हैं। विश्व साहित्य हिंदी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष महोदय शेख साहब जी और महासचिव महोदय एवं समस्त हमारे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ सभी का स्वागत है। और मैं इस समय कवित्री के रूप में आई हूँ। देखो आप सबको सुनाई पड़ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ आपकी आ आवाज। रही है मैम। अच्छा, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी 26 जनवरी बीती है तो एक राष्ट्रभक्ति की रचना प्रस्तुत करती हूँ, और फिर मौनी अमावस्या भी बीती है, उस पर भी मैं कुछ कहूंगी। परेशानी और कष्टों को जो हंसते हुए गले लगाता है, परेशानी और कष्टों को जो हंसते हुए गले लगाता है, वो इस वसुंधरा का सपूत वीर योद्धा कहलाता है। वो इस वसुंधरा का सपूत वीर योद्धा कहलाता है। बगिया के कितने लोग आए और गए, कितनी कोशिश करते मर गए, भारतीय संस्कृति को डिगा न सके। नभ भाल अंशुमानी रहे जिसके, उस भारत माता को हिला न सके। गर्व है हमें, हम भारतीय हैं। गर्व है हमें, हम भारतीय हैं। सर्वधर्म संभाव से रहते हम सभी हैं। नतमस्तक करते हैं उनको अभी, नतमस्तक करते हैं उनको अभी, जिनके कारण हम आजाद हुए हैं। उनके बलिदान को याद किए हैं। सरहद पर रक्षा करते हैं जो, सचमुच असल में राष्ट्रभक्त हैं वो। सचमुच असल में राष्ट्रभक्त हैं वो। मेरी दूसरी कविता है मौनी अमावस्या पर। अभी जो बीती है अचानक ही याद आया और मैंने तत्काल घटना पर लिख दी। आज लगा है अमावस का मेला, आज लगा है अमावस का मेला, जिधर भी देखो उधर रेलम पेला। पप्पू की भाभी की पहली अमावस, पप्पू की भाभी की पहली अमावस, होकर 4 बजे से ही तैयार, बनारसी साड़ी पहने चमकदार। तीनों जेठानी उनके 8 बच्चे, तीनों जेठानी उनके 8 बच्चे, तो नंदे ब्याहता आई हैं। एक को रास्ते से लेना है चल के, 2 नंदे ब्याहता आई हैं। एक को रास्ते से लेना है चल के। कोई चाची कहे, कोई मामी कहे, कोई साड़ी खींचे, कोई उंगली पकड़े। मौन रहकर गंगा नहाना है, मौन रहकर गंगा नहाना है। अपनी बात अपने तक ही रखना है। नई बहू के कारण सभी देख रहे हैं मुझे, नई बहू के कारण
सभी देख रहे हैं मुझे, कोई हंस रहा, कोई मुस्कुरा रहा, कोई तिरछी नजर से ताक रहा। मेले में ये तो खूब मजा आया, मेले में ये सब तो खूब मजा आया, किंतु मौनी अमावस का मर्म अब समझ में आया, किंतु मौनी अमावस का मर्म अब समझ में आया। अगर इजाजत हो तो एक और कहें। बहुत बढ़िया कविता थी आपकी पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप इतने मन से सुना रही थी और उतने ही मन से आप लोग सुन भी रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वो तो सर प्रयागराज का प्रभाव है। बिल्कुल सुनाइए दूसरी अगली कविता। एक और है बस अंतिम, फिर उसके बाद मैं विराम लेती हूँ। गुलशन, गुलशने बहार जीवन में आती है जब जब, गुलशने बहार जीवन में आती है जब जब, अधखली कलियां दिल की अंगड़ाई लेती हैं तब तब। सच कहूं तो मन विहंग उड़ने को बेताब होता है, सच कहूं तो मन विहंग उड़ने को बेताब होता है। गली मोहल्ला नहीं संपूर्ण जगत में घूम लेना चाहता है। सरिता का किनारा हो या झील पहाड़, सरिता का किनारा हो या झील पहाड़, कश्मीर का बाग हो या कुतुब मीनार, कहाँ जाने का मन नहीं करता, कहाँ जाने का मन नहीं करता, मन करता है। कहाँ जाने का मन नहीं करता, मन करता है पूरा विश्व घूम लूं, किंतु न अब समय है न पैरुख, किंतु अब न समय है न पैरुख, अब एक सहारा चाहिए जो मिलता नहीं, किसी को अब हमारे लिए फुर्सत नहीं, इसलिए जी महसूस कर नहीं बैठते, इसलिए जी महसूस कर नहीं बैठते, टीवी मोबाइल पर ही विश्व दर्शन कर लेते हैं, टीवी मोबाइल पर ही विश्व दर्शन कर लेते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी ने बहुत गहरता के साथ कविताएं सुनी और हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार मैम। आपने अलग अलग जगह जाने की बातें की तो मन कहीं घूम आया और मुझे ये पंक्तियां याद आई कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितने दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तू मेरे गांव से। इसी के साथ आपका पुनः आभार मैम। और शहरों की बात हो रही है और शहरों पर बेमिसाल कविताएं लिखी गई हैं। उसमें काशीनाथ सिंह जी का नाम आता है और उनकी एक कविता है बनारस, मुझे वो याद आती है। उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर बनारस। तो जब शहर इतना सुंदर है, उस पर लिखा इतना सुंदरता से गया है, तो हमारे बीच आदरणीय कवित्री डॉक्टर मनी बेन हैं। मैं उनको, वो बनारस शहर की हैं इसलिए मुझे पंक्तियां याद आई और मुझे लगा कि इन पंक्तियों के बिना मैं उन्हें इस पटल पर नहीं बुला सकती कविताओं के लिए। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ सादर कि वे आएं और यहाँ पर अपनी सुंदर सुंदर शहर से सुंदर सुंदर कविताएं सुनाएं। बहुत बहुत आभार। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं मणिबेन द्विवेदी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। लेकिन क्या शहर पे कविता सुनानी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, आप किसी भी उस पे कविता सुना सकती हो। मैम ने कविताओं में घूमने की बात की तो मुझे शहर याद आए, तो मैंने शहर पे एक कविता पढ़ दी और मुझे आपका शहर बहुत प्रिय रहा है तो इसलिए मैंने वो कविता पढ़ी। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप ये शहर है ही बहुत प्रिय
और वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो सारे लोग को यहाँ आना ही चाहिए। और अब तो और भी कितना कुछ यहाँ पर बन गया है, तो आप सभी को मैं बनारस शहर के तरफ से, बाबा विश्वनाथ के तरफ से आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोग एक बार बनारस में जरूर आवे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने और हमसे भी मिले। हमें भी सूचित करें कि आप लोग आ रही हैं तो मैं भी मिलूंगी, मुझे बहुत सुंदर लगेगा। माँ शारदे के चरणों में मैं शत नमन करती हूँ। और आप सभी को कल सरस्वती पूजन है, सरस्वती पूजन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अभी मैं एक रचना आप लोगों को वीरों को समर्पित सुनाती हूँ, फिर एक रचना सुनाऊंगी, बाद में सुनाऊंगी सरस्वती पूजन पर, बसंत पर सुनाऊंगी। अभी एक रचना सुनाती हूँ वीरों को, तो अनुमति चाहूंगी आप लोगों से इसकी। सुनिएगा। जो त्याग कर निज प्राण को अरमानों का अर्थी उठा, जो त्याग कर निज प्राण को अरमानों का अर्थी उठा, वो चल पड़ा देकर शहादत अपने सपनों को जला। संवेदना का बीज बो, संवेदना का बीज वो स्वतंत्र करे अपना जन्म। लो आ गया वो वीर अपने गाँव में ओढ़े कफन, लो आ गया वो वीर अपने गाँव में ओढ़े कफन। स्तब्ध थी धरती वहाँ की, मौन था विस्तृत गगन। स्तब्ध थी धरती वहाँ की, मौन था विस्तृत गगन। हाँ थम गई थी आधिया भी, रो रहा था गुल चमन। हाँ थम गई थी आधिया भी, रो रहा था गुल चमन। तब मौन थी मैया की ममता, तब मौन थी मैया की ममता, बाप का लूटा चमन। कहो उड़ गए किस देश में तुम, कर रही दुनिया रुदन। कहो उड़ गए किस देश में तुम, कर रही दुनिया रुदन। अब अश्रुधारे बह रहे हैं, रो रहा बहना का प्यार। हो गई है प्रीत गूंगी, मौन करता है चित्कार। हो गई है प्रीत गूंगी, मौन करता है चित्कार। मेरी माँ तुम्हारी दूधिका, मेरी माँ तुम्हारी दूधिका, कीमत चुका पाया नहीं। हाँ ऋण तुम्हारी ममता का मैया निभा पाया नहीं। हाँ ऋण तुम्हारी ममता का मैया मैं दे पाया नहीं। बूढ़े पिता की अर्थी को कांधा नहीं दे पाया हूँ। बूढ़े पिता की अर्थी को कांधा नहीं दे पाया हूँ। हे प्रियतमा मैं दोषी हूँ, तुझे छोड़ तड़पता आया हूँ। हे प्रियतमा मैं दोषी हूँ, तुझे छोड़ तड़पता आया हूँ। माँ धन्य है जननी मेरी, माँ धन्य है जननी मेरी, माँ धन्य ये बलिदान है। आंसू से अपने धो रहा तेरा चरण ये जहान है। आंसू से अपने धो रहा तेरा चरण ये जहान है। अब व्यर्थ ना जाएगा माँ मेरा अमर बलिदान है। अब व्यर्थ ना जाएगा माँ
मेरा अमर बलिदान है, प्राणों से भी प्यारा ये माटी मेरा हिंदुस्तान है, प्राणों से भी प्यारा ये माटी मेरा हिंदुस्तान है। माँ फिर आऊंगा माँ इस धरा पर, फिर आऊंगा माँ इस धरा पर, ऋण चुकाऊंगा तेरा, करके गए थे वादे जितने सब निभाऊंगा तेरा, करके गए थे वादे जितने सब निभाऊंगा तेरा। तू पुत्र मोह को भूल जाना माँ तेरा एहसान है, तू पुत्र मोह को भूल जाना माँ तेरा एहसान है। माँ जान से प्यारा मुझे तो मेरा हिंदुस्तान है, माँ मेरा हिंदुस्तान है, माँ मेरा हिंदुस्तान है। जय भारत जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। और चंदन केसरवानी जी भी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम अभी एक कविता आपकी और है, आपने सूचित किया था। एक मैं उस पे सुनाना चाहूंगी, लेकिन आप अभी सुन लीजिए एक दो लोगों का, फिर बाद में सुनाऊंगी। थोड़ा सा देख लेती हूँ किधर है। एक बसंत पे कविता है, उससे मैं निकाल कर तब सुनाऊंगी। तब तक आप सुनिए। मैं जुड़ी हुई हूँ, यही हूँ मैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, मैं जुड़ी हूँ। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम ने देशभक्ति पर एक कविता सुनाई हमें, और ऐसा लगा कि हम वो कविता सुनते सभी लोग दोबारा जुड़ जाएं, फिर मैं शुरू करती हूँ। कहाँ से है चित्रांशी जी? जी जी जी, अभी 7 लोग जुड़े हैं, मैं शुरू करती हूँ। मैम ने इतनी अच्छी देशभक्ति की कविता सुनाई कि हम यहाँ आराम से बैठे हुए एक ऐसी जगह ही मनी मन पहुंच गए जहाँ से चीजें बहुत दुर्गम हैं और जहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत दुर्गम हैं। हम यहाँ आराम से बैठकर कविताएं सुन, पढ़ और लिख पा रहे हैं। इसका श्रेय सीमा पर बैठे हुए हमारे जवानों को जाता है। हमें इस बात की याद दिलाने के लिए मैम का बहुत बहुत आभार। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय कवि चंदन केसरवानी जी को, जो कि कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, मैम जी, मैं आपका क्षमा चाहूंगा कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, आप किसी और को बुला लीजिए। इसलिए मैं जो है ऑनलाइन अभी ड्यूटी पे हूँ। मैं 5 मिनट बाद आऊंगा तो मुझे नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चूंकि हमें सूचना मिली है कि चंदन केसरवानी जी थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कवि माननीय नीरज सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ इस श्रृंखला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गाजियाबाद से हैं और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत अच्छा संचालन और बहुत अच्छा कार्यक्रम। इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज मंच से आज अपनी कविताओं को सुनाऊंगा। मैं सर्वप्रथम वीणा की देवी माँ सरस्वती को श्रद्धा नमन करता हूँ। हिंदी साहित्य के इस अनमोल मंच को प्रणाम करता हूँ और रश्मि जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उनकी वजह से आज मुझे इस कार्यक्रम में भागीदारी
करने का मौका मिल रहा है। संस्था के कार्यकारिणी व समस्त साहित्य प्रोधाओं की उपस्थिति को हृदय की गहराई से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। चूंकि यहाँ पर सभी बहुत मेरे मुझसे वरिष्ठ कवि लोग बैठे हुए हैं, मैं कवि नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को कुछ तुकबंदी के रूप में लिखता हूं। तो सर्वप्रथम एक छोटा सा परिचय अपना देना चाहूंगा कि किसी ने पूछा क्या कवि हो कविता लिखते हो? किसी ने पूछा कवि हो क्या कविता लिखते हो? लिखते हो तो बताओ किस विधा में लिखते हो? मैंने कहा तुकबंदी कर अपनी सुविधा में लिखता हूँ, मौजी हूँ, कभी उल्टा कभी सीधा लिखता हूँ, और मेरे लिखे को कविता में ना परिभाषित कीजिए, बस मन का भाव लगे तो वाह वाह कर दीजिए। बस मन का भाव लगे तो वाह वाह कर दीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जैसा कि ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन है और हम सभी उनके स्वागत में आतुर हैं। हर तरफ एक नया ही माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कमरे में भी बसंत आ गया हो। एक ऐसा सुंदर सा उत्सव का माहौल होता है जब पीले फूलों से हमारे खेत सजे हुए होते हैं, जब आम की बौरें आ जाती हैं, जब खुशबू से हमारे पूरे के पूरे वातावरण में एक आनंदमय वातावरण होता है। उस माहौल में ये कवि सम्मेलन का आयोजन, तो ऐसे में मैं सबसे पहले अपनी कविता बसंत को ही समर्पित करूंगा, जो मैंने कल के प्रोग्राम में भी सुनाई थी। शायद अगर आप लोगों में से कोई उपस्थित रहा होगा तो सुनी होगी कि जब डाल डाल पर शाख शाख पर नई कोपल करती है डेरा, तब समग्र सृष्टि भगवा की चादर ओढ़े खिलता है बसंत सवेरा। जब मनुज मन नव उमंग तरंग लिए घिरता प्रेम का घेरा, तब मयूर नृत्य कोयल की कूक कूकती और आता बसंत मेरा, और आता बसंत मेरा। जब पीली सरसों से सजी धरा पर सजता भंवरों का डेरा, तब उपवन जीर्ण शीर्ण पातों को त्यागे छट्टा पतझड़ गहरा। जब मातृभूमि का अभिनंदन करने को खिलता सूर्य सुनहरा, तब परधानों में बासंती रंगों का रंगता पीला सहरा। जब श्रद्धा और विश्वास जगे जनमन में मिटता रूढ़ी अंधेरा, जब फागुन चैत की मस्ती में खिलता राग रंग का चेहरा, तब मयूर नृत्य कोयल की कूक कूकती और आता बसंत मेरा, और आता बसंत मेरा। ये तो बसंत से मैंने शुभारंभ किया। और जैसा कि अभी मैम ने इससे पहले एक पूर्व कविता उन्होंने सुनाई थी हमारे वीर सेनानियों के ऊपर, तो मैं भी अपनी एक वीर सेनानियों पे एक कविता सुनाना चाहूंगा। उससे पूर्व मेरी एक, सबसे पहले तो मैं रश्मि जी से जानना चाहूंगा कि हम लोगों को अपने काव्य पाठ के लिए कितना समय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी और का समय चुरा लूं। नहीं, फिलहाल आप एक कविता और सुना सकते हैं मेरे ख्याल से। ये तो संचालिका महोदय ही बता सकती हैं कि कितना समय होगा, तो आप आराम से सुनाइए। और आप वो कल आपने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई, मैंने सुनी थी कल, तो स्वागत है सक्सेना जी आपका कविताओं के। तो अगली मेरी कविता है आज के बदलते परिवेश के ऊपर, जब रंग बेरंग हो गए हैं। हम सभी अगर देखें तो आज एक टीस है हमारे मन में, महंगाई को लेकर, रिश्तों में गैरियत को लेकर, गांव खो गए हैं, सियासत और राजनीति में गिरावट आ रही है। तो ऐसे में मेरी एक कविता है जिसको कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है ऐसे हो गए दिन। जीवन की आपाधापी में ऐसे हो गए दिन, कोई नहीं घर वापस आए धक्के खाए बिन। महंगाई की मार बड़ी अब कर्जे वाले दिन, ठन ठन सबकी जेबें होती रुपयों पैसों बिन। बिन पैसे त्योहार मने क्या करते ताता दिन। आंख मिचौली हंसी टिटोली होठों से गई छिन। महीने तो अब भी बीते पर फागुन सावन बिन। जीवन की आपाधापी में ऐसे हो गए दिन। बड़े बड़े शहरों से आए रिश्ते नातों बिन। कोई किसी से बात करे ना सबकी फितरत बिन। गली मोहल्ले गांव नदारत सपने भी गए छिन।
शहरों के जंगल में चुभते कूटनीति के पिन, सबके चेहरे लगे मौकते असली चेहरे बिन, अपनेपन की बात नहीं है ऐसे आए दिन, निभे निभाए कैसे अब जब ईसा हुआ मशीन, जीवन की आपाधापी में ऐसे हो गए दिन, कोई नहीं घर वापस आए धक्के खाए बिन, बड़ी फीस बच्चों की इतनी थकता मन गिन गिन, पढ़े लिखे फिर धक्का खाए रोजगार के बिन, आटा दाल के भाव बढ़े मन हो जाता है किन, डीजल पेट्रोल कभी थमेगा लगता प्रश्न चिन्ह, बैंक बचत और कर्जे में ब्याज भला क्यों बिन, अठन्नी आमदनी में कैसे खर्चे करे गजिन, मांग जांच कर काम चलावे करते मिन मिन, कोई सुविधा से भरा पड़ा तो कोई रोजी रोटी बिन, जीवन की आपाधापी में ऐसे हो गए दिन, कोई नहीं घर वापस आए धक्के खाए बिन, कोई नहीं घर वापस आए धक्के खाए बिन। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है सर आपकी ये। धन्यवाद। और वो जो कूटनीति के पिन तो बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर सुनाई आपने, बहुत सुंदर रचना थी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि कविता बहुत ही सुंदर चंदन जी, बहुत ही अच्छी रचना। धन्यवाद धन्यवाद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता। हाँ जी जी सुनाइए सुनाइए। एक छोटी सी कविता के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो शायद आप सबका प्रोत्साहन मिलेगा। तो जी स्वागत है सर। हाँ जी, एक मिनट का बस। जी, ये कविता मैंने कुछ विषय से अलग हटके लिखी है कि शाख पर है खार एक दिन फूल भी आ ही जाएंगे, शाख पर है खार एक दिन फूल भी आ ही जाएंगे, और उम्मीद पर दुनिया कायम हम भी जीत ही जाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम हम भी जीत ही जाएंगे, मैं उस मिट्टी का नहीं तल खो जाऊंगा हार से, मैं उस मिट्टी का नहीं तल खो जाऊंगा हार से, गर मोहब्बत है गुलाब से तो डर कैसा खार से, गर मोहब्बत है गुलाब से तो डर कैसा खार से, जो हार के डर से डर गया तो जिंदगी हराएगी, जो हार के डर से डर गया तो जिंदगी हराएगी, है यकीन कि ठोकरें ही जीने का सलीका बताएंगी, है यकीन ठोकरें ही जीने का सलीका बताएंगी, और मुश्किलों को देखकर भला मैं क्यों घबराऊंगा, थोड़ी कोशिश करूंगा तो निकल ही जाऊंगा, मंजिलें उसी की जो शिद्दत से उसका हो गया, मंजिलें उसी की जो शिद्दत से उसका हो गया, मैं वो नहीं जो हार कर किसी भीड़ में खो गया, ये सफर है जिंदगी का मुश्किल मोड़ भी आएंगे, हर कदम की बाधाओं से जूझेंगे तो तोड़ भी पाएंगे, ऐसी मेरी मंशा नहीं कि कोई सहारा बन के उबार देगा, ऐसी मेरी मंशा नहीं कि कोई सहारा बन के उबार देगा, भरोसा बाजुओं पर जो मेरी कोशिश को कभी हारने ना देगा, और शाख पर है खार एक दिन फूल भी आ जाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम हम जीत ही जाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम हम जीत ही जाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद जी। सीमा वर्मा जी भी बता चुकी है, उनका भी स्वागत करते हैं हम। और नीरज जी, आपकी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कविताएं सर आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि नाउम्मीदी के इस दौर में जब चीजें हमसे संभल नहीं होती हैं, और जब हमें लगता है कि जो बीत गया समय है वो ज्यादा अच्छा है और आने वाला ज्यादा अच्छा होगा, हम अपने वर्तमान से जब संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी कविताएं हमें बहुत ढांढस बंधाती हैं। इस कविता के लिए आपका आभार। और ये कविता मुझे कमलेश्वर जी की एक कविता की भी याद दिलाती है। वो लिखते हैं कि मृत्यु बड़ी नहीं है, मृत्यु बड़ी नहीं है, बड़ा है जीवन। समूची दुनिया को समाप्त कर देना बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है
संसार के सुख दुख सहकर इसे चलाना। बहुत और सुंदर। आपकी कविता बेहद सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत आभार आपका। इस श्रृंखला में मैं अपने उस कवि को आमंत्रित करना चाहूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा व्यस्त थे, पर अब मुझे लग रहा है कि वो अपने काम से फारिग होकर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कानपुर नगर से आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर आदरणीय कवि श्री चंदन केसरवानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर। ये मंच आपका है थोड़ी देर के लिए। आशा है कि आप इसे अपनी सुंदर कविताओं से सजाएंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और ड्यूटी पे हूँ इसलिए थोड़ा व्यस्त हूँ और शुरू करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, समय का अभाव होता है। एक दोहा प्रस्तुत है। गुरु ज्ञान के सागर हैं, गुरु की बात महान। गुरु ज्ञान के सागर हैं, गुरु की बात महान। गुरु ही देते हैं सदा जीवन का हर ज्ञान। गुरु ही देते हैं सदा जीवन का हर ज्ञान। और वसंत ऋतु का समय चल रहा है, शुरू करता हूँ। बदल रहा है मौसम कैसा, मंद घटा ये छाई है। बदल रहा है मौसम कैसा, मंद घटा ये छाई है। सॉरी माय ब्यूटीफुल, फिर डिस्टर्ब हो गया। लगता है उनकी आवाज या नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया कुछ। जी मैम, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, इस जी वजह से नेटवर्क हम की। कनेक्ट नहीं कर पा रहे अच्छा, हैं। मैं भी अपनी रचना लेकर उपस्थित हूँ। जब बीच में आपको जब भी समय मिले मुझे बोलिएगा, मैं सुना दूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। ठीक है, ठीक है। चंदन केसरवानी जी से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने अपना म्यूट किया हुआ है। अब मैं आगे क्या करूं इस चीज के लिए मुझे तब तक आदरणीय मैम उपस्थित हैं कविता लेकर, तो उनको ही बुला लीजिए। तब तक शायद वो कनेक्ट हो जाए, है ना? मैं सुना दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके ओके, चलिए आप पुनः मैं आप सभी को बसंत पंचमी की कल की बधाई देती हूँ और आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। मैं शारदे को नमन करते हुए बसंत के आगमन पर एक रचना सुना रही हूँ, सुनिएगा। कितनी सुहानी ये बसंत ऋतु आई है, कितनी सुहानी ये बसंत ऋतु आई है। छेड़ रही सखियां, छेड़ रही सखिया, रुत पिया मिलन आई है। छेड़ रही सखिया, रुत पिया मिलन आई है। होठ है पलाश लाल, होठ है पलाश लाल, गोरी के गोरे गाल। होठ है पलाश लाल, गोरी के गोरे गाल। चेहरे पर लाज सजा, अरे चेहरे पर लाज सजा, सजनी शर्माई है। कितनी सुहानी बसंत ऋतु आई है, कितनी सुहानी। झूम झूम नाच रही सजना संग सजनी भी, झूम झूम नाच रही सजना संग सजनी भी। प्यार का संदेशा ले, प्यार का संदेशा ले, रुत बहार आई है। कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है, कितनी सुहानी है। कहता है मलय पवन उड़ता गोरी का चुनर, बहता है मलय पवन उड़ता गोरी का चुनर। मंजरिया झूम धरा, मंजरिया झूम धरा, खुशबू से नहाई है। कितनी सुहानी ये
बसंत ऋतु आई है कितनी सुहानी है। कोयल भी झूम झूम बिरह गीत गा रही, कोयलिया झूम झूम बिरह गीत गा रही। प्रेयसी के दिल में, हाँ प्रेयसी के दिल में भाव मिलन की जगाई है। प्रेयसी के दिल में भाव मिलन की जगाई है, कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है कितनी सुहानी है। खेतों में झूम रही गेहूं की बालियां, खेतों में झूम रही गेहूं की बालियां। सरसों भी पीली चुनर, सरसों भी पीली चुनर ओढ़ी तेराई है, कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है कितनी सुहानी है। आई माँ शारदा है ज्ञान बुद्धि शिक्षा ले, आई माँ शारदा है ज्ञान बुद्धि शिक्षा ले। इसीलिए चहूं और, इसीलिए चहूं और बीड़ा धुन छाई है, इसीलिए चहूं और बीड़ा धुन छाई है, कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है कितनी सुहानी है। आओ करे नमन हम विद्या की देवी को, आओ करे नमन हम विद्या की देवी को। झूमो सखी मिलजुल के, झूमो सखी मिलजुल के, आज खुशी छाई है कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है कितनी सुहानी है बसंत ऋतु आई है। छेड़ रही सखियां रुत पिया मिलन आई है, छेड़ रही सखियां रुत पिया मिलन आई है कितनी सुहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। आपने बसंत आज ही ला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब एक बार फिर से कोशिश करती हूँ चंदन केसरवानी जी से संपर्क करने की। क्या वो बता सकते हैं कि वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, या वो बोलें तो मैं बताऊं कि जी आप लोग को सुन रहा हूँ आदरणीय जी, लेकिन काम में व्यस्त हूँ तो अभी मैं अपना काव्य पाठ नहीं कर पाऊंगा इस समय, और आप लोग कर रहे हैं उसको सुन रहा हूँ। या फिर अंत में बुला लीजिए, एक बार अंत में देख लीजिएगा चित्रांशी। जी जी बिल्कुल। तो मैम ने इतनी सुंदर रचना हमारे बीच पढ़ी, तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि हम जैसे जैसे मानव सभ्यताओं ने विकास की नई नई परिभाषाएं गढ़ी, हम उन चीजों को छोड़ते चले आए जिनसे हमारे जीवन में रंग हुआ करते थे। और बसंत रंग का एक द्योतक है। बसंत चूंकि अब शहरों में पेड़ नहीं मिलते, पौधे नहीं मिलते, तो रंग भी उस तरीके से नहीं खिलते हमारे बीच। तो बसंत गांव की संस्कृति का भी एक द्योतक है। बसंत हमारे बीते हुए दिनों की याद दिलाता है जब जब आता है। तो इससे पहले कि मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी कविता मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं उस कविता का छोटा सा अंश आप सबको सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता कुछ ऐसे है कि इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। उस नहर किनारे सकरा सा घर एक खड़ंजा जाता था, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर सरपत से मुंह टकराता था। हमारे तरफ सरपत होता है, उससे हाथ उंगलियां कट जाया करती हैं, वो घास होती है लंबी लंबी। तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर सरपत से मुंह टकराता था। तुम साइकिल की हैंडल पर धरकर हाथ मचलते जाते थे। ढलती शामों का सूरज तुमको देख देख मुस्काता था। उस पक्की हुई सड़क से तुम
उस पक्की हुई सड़क से तुम यादों की गली टहल आना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। दरवाजे खड़े नींद से फिर तुम, दरवाजे खड़े नींद से फिर तुम दुआ सलामत कर लेना, बाहर बैठी धुंधली होती आंखों से भी तुम मिल लेना। कुछ बचपन की यारी होंगी, कुछ बचपन की यारी होंगी, कुछ मन की गांठें बंधी हुई, चौकड़ी मारते बचपन से मन की कड़वाहट धुल लेना। उन नागिन जैसी मेड़ों पर, उन नागिन जैसी मेड़ों पर फिर से चल कर के दिखलाना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। वो खील खिलौने से, धन्यवाद मैम। वो खील खिलौने चीनी के गट्टे वट्टे चूड़ा लाई, तुलसी के चौरे कार्तिक भर हर रोज दियाली जलवाई। वो नशा गुलाबी ठंडक का, वो महक मूंगफलियों वाली, चोरी चुपके जेबे हमने दानों से कैसे भरवाली। तुम ताजी उगी दूब पर बिखरे ओस के मोती चुन लाना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। अब हम जाते हैं गांव तो हमें जो मिलता है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आगे के कुछ बंद उसके बारे में हैं। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मैम। कि हाँ मालूम है वो लिपा हुआ आंगन पूरा पक्का है, हाँ मालूम है वो लिपा हुआ आंगन पूरा पक्का है, हाँ मालूम है अब अपने घर में छप्पर नहीं टपकता है, अब साइकिल नहीं है घर भीतर ना छत को जाती सीढ़ी है, हाँ मालूम है कि टोले में अब नहीं पुरानी पीढ़ी है। तुम सोच रहे हो शहर बने उन गांवों को फिर क्यों जाना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। अब गांव आपको क्यों जाना चाहिए कि वहां एक पुरानी ड्योढ़ी है, कुछ खटिया मछिया बची हुई, कुछ कपड़े सीकर बुनी हुई कथरी रखी है सजी हुई, पक्की पक्की दीवारों में ताखे अब भी हैं बने हुए, हर छठ माता के कोने अब भी दीवारों पर पुते हुए। एक कच्चा आंगन अब भी है, एक कच्चा आंगन अब भी है, कुछ हांडी ड्राम बखारे हैं, घर के इमाम दस्ते में कुटते अब भी गरम मसाले हैं। पक्की पक्की समतल फर्शों में, पक्की समतल फर्शों में उस मूसल के लिए जगह भी है, सिलबट्टे पर पिसने वाली चटनी भी एक वजह ही है। एक शहर समझ कर जाना तुम, एक शहर समझ कर जाना तुम, कुछ गांव मिलेगा ले आना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना, इस साल गांव की देहरी पर एक नन्हा दिया जला आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नानी के बहुत गांव की सुंदर, याद ऐसा आ लग रहा गई। है गांव होके आ गए और गांव की एक एक चीज गांव इतनी का जो बारीकी से शहरीकरण हो आपने रहा अपनी है कविता पूरा में आपने बताई कि गांव खोया नहीं, गांव हम लोग के सामने आ गए। रियली बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शुरू शुरू में ये संचालन का कार्यभार संभालते हुए बहुत नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि साहित्य के इन पुरोधाओं के बीच मेरी कलम सबसे छोटी है, पर आप सब ने मेरा इतना उत्साहवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस श्रेणी में इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अभी चंदन केसरवानी जी थोड़ा व्यस्त हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के आ गए हैं, वो उपस्थित हो गए हैं, उनको बुला लीजिए। बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं लगता है, उनको बुला लीजिए। वजन करता हूँ, धर्म कांटे में हूँ, तो सिस्टम पे हाथ चलता रहता तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना फिर, लेकिन अब फ्री हूँ। ठीक है। तो अब आपका मंच है, अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए फ्री रहें। बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहे, अब फ्री रहेंगे, उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। बसंत पे शुरू करता हूँ। बदल रहा है मौसम कैसा, मंद घटा ये छाई है, बदल रहा है मौसम कैसा, मंद घटा ये छाई है, ऋतु राज का हुआ आगमन, हरियाली फिर आई है, सर 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 हवा बह रही, हर मन को ये भाई है, किलकारी सुनकर कलियों की, हर डाली मुस्काई है, कलियों पर जाकर बैठे हैं, आवाज आ रही, कलियों पर जाकर बैठे हैं, वन उपवन सब महक रहे हैं, वन उपवन सब महक रहे हैं,
भौरे गुंजन करते हैं। गुंजन सुनकर ऐसा लगता, गुंजन सुनकर ऐसा लगता जैसे ये सहनाई है। ऋतुराज का हुआ आगमन, हरियाली फिर आई है। चलिए और प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के समक्ष, दो दोहे प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के समक्ष। इस नाम जपते रहे बन जाए सब काम, प्रभु चरणों में धाम है, करना तुम आराम कि भैया करना तुम आराम। और एक अपने नाम से दोहा बनाया है, प्रस्तुत कर रहा हूं आप सभी के समक्ष। कर्म करे ऐसा सदा रह जाए बस नाम, कर्म करे ऐसा सदा रह जाए बस नाम। चंदन को आराम है, शीतल रहना काम के भैया शीतल रहना काम। और ये कहना चाहता हूँ कि ये काव्य मंच, काव्य गोष्ठी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में होने वाली थी, और उसके बाद मधु दीदी ने हमको आमंत्रित किया था। तो आज जवानों के लिए 4 लाइन बोल देता हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलता रहा मैं रेत पे चराग हो गया, चलता रहा मैं रेत पे चराग हो गया, बीहड़ों में पल के मैं बाग हो गया। चट्टानों ने सिखाया फौलाद मैं बनूं, चट्टान ने सिखाया फौलाद मैं बनूं, इस देश की सच्ची औलाद मैं बनूं। जननी मेरी ढूंढे कहाँ मैं खो गया, छोड़ा माँ का आंचल धरती पे सो गया। जननी मेरी ढूंढे कहाँ मैं खो गया, छोड़ा माँ का आंचल धरती पे सो गया। सेना में जब से आया मैं जवान हो गया, सेना में आया जब से मैं जवान हो गया। लिपटा हूँ मैं तिरंगे पे कुर्बान हो गया, लिपटा हूँ मैं तिरंगे पे कुर्बान हो गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर कविताएं हमारे बीच पढ़ने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी व्यस्तता कितनी अधिक रही होगी कि आप बीच से आपको जाना पड़ा, पर शायद ये हम सब पर लागू होता है, या इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों पर लागू होता है कि अपने व्यस्त जीवन से अगर हम कविताएं लिखने का समय निकाल ले रहे हैं, तो जो भाव शून्यता हमारे समाज में बनती जा रही है, संवेदनहीनता जिस तरीके से बढ़ रही है चीजों को लेकर, तो मेरा मानना है कि जो जीवन की सुंदरता है और संवेदनशीलता है, उन्हें आप जैसे भावनाओं को रोक कर, ठहर कर सोचने और लिखने वाले लोग ही बचा कर रखते हैं। आपने कविताएं पढ़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ, कुछ और कहना चाहता हूँ, और बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आपको शुभकामनाएं। और मैं भी बहुत मंचों पर संचालन करता रहता हूँ और आप जैसे लोगों से ही सीखता रहता हूँ। हमारे देखिए कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर आदरणीय साबुद्दीन शेख जी और मुक्ता कौशिक जी और रश्मि चौबे जी, और इन सभी के नाम हमने सुने हैं कहीं ना कहीं कि इस साहित्य मंच पे ये आए हैं, ये आए हैं, लेकिन आज मुलाकात हो गई। और नीरज सक्सेना जी भी हैं, और सभी का नाम सुना है और आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुति दी है, तो ये जो है मेरे लिए गौरव की बात है और खुद को बहुत बहुत गौरवान्वित धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर।
इसी श्रृंखला में मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि श्री ईश्वर शरण शुक्ल जी को, जो कि इलाहाबाद से हैं, उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और इस पटल पर अभी उपस्थित हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं मुझे। अनीता सक्सेना जी के नाम से कौन जुड़ा हुआ है मुझे पता नहीं है। नहीं, अभी है नहीं, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ वो है नहीं। ठीक है मैम। तो चूंकि हमारे बीच ईश्वर शरण शुक्ल जी नहीं अभी उपस्थित हैं, तो मैं मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी जी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और क्या वो अभी मंच पर उपस्थित है मैम? नहीं, वो भी नहीं दिख रहे, मांग मेले में थे अभी, वो कहीं व्यस्त थे अभी। जी, तो फिर मैं अंकल आप ही को आमंत्रित करती हूँ कि आप इतने बड़े संस्थान के महासचिव हैं, तो मेरा मानना है कि आपके लिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगी, क्योंकि आपसे मुझे हमेशा उम्मीद की एक महक आती हुई दिखती है। तो नीरज गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां मेरी फेवरेट पंक्तियों में से हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। और जो दुनिया को उम्मीद देते हैं लोग और अकेले चलकर बहुत सारी चीजों को संभालने में भरोसा रखते हैं, आप उनमें से एक है मेरा मानना है। तो ये उनकी पंक्तियां हैं और मैं आपको समर्पित करती हूँ कि सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गोकुल संचालन, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल आपको मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमसे बातें करें। कविता बड़ी सुंदर कविता भी सुनाई, इसके लिए धन्यवाद। आयोजन के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर साबुद्दीन शेख सर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर नीरज सक्सेना जी, मणिबेन द्विवेदी जी, डॉक्टर पूर्णिमा मालवी जी, चंदन कथरवानी जी, डॉक्टर रश्मि चौबे जी, भरत सेनकर जी, मुक्ता कान्हा कौशिक जी, डॉक्टर सीमा वर्मा जी, आप सभी का स्वागत एवं आभार कि आप सब संस्थान के इस आयोजन में जुड़े। मैं आभार नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मतलब जो अंतिम आभार अलग व्यक्त करेंगे, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजन का आभार बाद में होगा। तो आज के जो कार्यक्रम था, रश्मि चौबे मैडम ने बहुत ही सुंदर बसंत पंचमी के दोहे से, जो कल बसंत पंचमी है उसको हम लोग आज का आयोजन जो है, उन्होंने बसंत पे कविता पढ़ करके शुरुआत कर दिया। उसके बाद पूर्णिमा मालवी मैडम ने बड़ा ही सुंदर मौनी अमावस्या पर रचना सुनाई। तो उनकी रचना सुन करके मुझे कैलाश गौतम जी की जो एक रचना है बहुत ही प्रसिद्ध, अमावस का मेला, उसकी काफी हद तक उनकी रचनाओं में गंध नजर आ रही थी, दिखाई पड़ रही थी। और मणिबेन द्विवेदी मैडम ने हमारे सैनिकों को बहुत ही सुंदर रचना समर्पित की। और नीरज सक्सेना जी ने ठंडी आमदनी से कैसे करें, आज की जो महंगाई है उस पर बहुत ही गहरा चोट किया। हालांकि ऐसी रचनाएं जो जनमानस से को जोड़ती हैं या जनमानस के भावों को प्रदर्शित करती हैं, बहुत कम सुनने को मिलती है। और यही कारण है कि शायद कुछ कवियों को बुरा भी लगे कि कवि
जो चुटकुलेबाजी करते हैं उनको छोड़ करके जो गंभीर कविताएं हो वो इसीलिए नहीं सुनी जाती हैं ज्यादा, क्योंकि वो जनमानस की जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं से तारतम्य नहीं बैठा पाती हैं। वो एक काल्पनिक दुनिया में लिखी जाती हैं, इसीलिए उनको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हमें जरूरत है ऐसी ही रचनाओं की कि जो एक आम आदमी के जो भाव हैं उनके भावों को हम अपने शब्दों के द्वारा उसमें पिरो सके। तो नीरज सक्सेना जी ने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई, उनके लिए उनका धन्यवाद। चंदन के सरवानी जी ने भी अपने जिसको कहा गया है गीता में कि कर्म की प्रधानता, उसको उन्होंने साबित किया कि अपना काम कर रहे हैं, मशीन पे बैठे हुए हैं और मौका निकाल कर को अपना रचना भी सुनाए, बीच में कट गए फिर रचना सुनाए, तो ये उनकी बड़ी अच्छी लगी। और एक चीज आप लोग बता दें, जो आज संचालन कर रही थी त्रांसी बिटिया, ये जब बहुत छोटी थी तो हमें लगता है 7 या 8 में पढ़ती होगी उस समय, तो संस्थान द्वारा जो साहित्य मेला होता है, साहित्य मेला में हम लोग पहले एक बाल काव्य प्रतियोगिता करवाते थे, तो उसमें अलग अलग जिलों से बच्चे आते थे। तो चित्रांशी बिटिया भी हमारे ख्याल से 2 या 3 बार, एक बार प्रथम आई, 2 बार तो 2 बार प्रथम आई थी और एक बार शायद द्वितीय थी। तो उस समय बड़ा वो जो बच्चों की कविताएं होती थी, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते थे जो 5वीं के, 6वीं के, 7वीं के, 8वीं के, 8वीं के ऊपर के बच्चे बहुत शायद एक आध रहते होंगे, सारे बच्चे छोटे ही रहते थे। हमारे ख्याल से 9वीं में एक बार, अंतिम बार 9वीं में आई थी ना, हाँ, तो उस तो ये जो आज इतना सुंदर संचालन कर रही है, हमें लगता है कि जो संचालन अन्य साहित्यिक काव्य गोष्ठियों में होता है उससे कहीं भी किसी माने में 19 संचालन नहीं कर रही है बिटिया। तो बिटिया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मुझे खुशी है, मुझे ये बहुत अच्छी खुशी हो रही है आज कि ये जो कवित्री आज जो नई नवेली कवित्री है, यह संस्थान की उपज है। तो ये और अपने संस्थान के द्वारा ही उपज की हुई आज एक बेटी आज मंच का संचालन कर रही है, उसी संस्थान के मंच का संचालन कर रही है। तो यह हम लोगों के लिए भी, संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। और बिटिया की साहित्यिक और कवित्री मम्मी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी को विशेष बधाई कि उन्होंने अपनी बिटिया को अपने क्षेत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है। तो श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी को, जो संस्थान के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और इस आयोजन की संयोजिका हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो उनको भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि बिटिया आगे चल करके अपना एक अच्छा स्थान प्राप्त करेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मुझे ऐसा लगा कि अभी जैसे पहली बार आपसे जब इलाहाबाद में मिली थी तो आपका वही स्नेह वैसा ही है, सब कुछ नहीं बदला। शायद इसीलिए मैं इतनी सहज हो पाई इस मंच का संचालन करने में, कि मुझे लगा कि मैं अपने ही तो लोगों के बीच में हूँ और जहां से शायद चीजें सारी शुरू हुई थी। तो आपको एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ, मेरी इस
ये इतनी छोटी सी यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान रहा है, और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगी। कहीं भी पहुंच जाऊं, बड़े बड़े लक्ष्य जीवन में ठाने हुए हैं, लेकिन हाँ, इस यात्रा में जो सतत मेरे साथ जो रहा वो ये संस्थान था और आप थे, और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं इसी श्रृंखला में हमारे आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मुझे लगता है, मैं अभी पार्टिसिपेंट्स को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि श्री ईश्वर शरण शुक्ल जी हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, और मुख्य अतिथि भी हमारे बीच नहीं है अभी इस पटल पर। तो मैं अब आदरणीय अध्यक्ष जी को इस मंच पर आमंत्रित करूंगी, सादर आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख जी, जो हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित कर पा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर, मंच आपका है, अब आप इसे सुशोभित करें शब्दों से। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में तथा उत्तर प्रदेश इकाई की आज की ये प्रस्तुति है काव्य गोष्ठी के रूप में, और इस काव्य गोष्ठी के लिए पटल पर उपस्थित है संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, कवयित्री तथा कवि के रूप में पटल पर जिनको हमने सुना है, ऐसे डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जो प्रयागराज से है, डॉक्टर मणिबेन द्विवेदी बनारस से है, श्री नीरज सक्सेना जी गाजियाबाद से, चंदन केसरवानी कानपुर से है, और डॉक्टर रश्मि चौबे जी ने सरस्वती वंदना और स्वागत भाषण दिया है। इस पटल पर श्रोता के रूप में विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की हिंदी सांसद डॉक्टर मुक्ता खाना कौशिक है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी है डॉक्टर भरत शेनकर जी, जो राजूर महाराष्ट्र से है। डॉक्टर जहीरुद्दीन पठान नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। लक्ष्मीकांत वैष्णव चांपा जांजगीर छत्तीसगढ़ से हैं। डॉक्टर सीमा वर्मा जी हैं। और इस काव्य गोष्ठी की संयोजक आयोजक है श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव शैली, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है चित्रांशी, रायबरेली से है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग सवा घंटे से हम कविताएं सुन रहे हैं, कविता सुनने का आनंद ले रहे हैं। कविता के संबंध में डॉक्टर गोकुलेश्वर जी ने कुछ बातें यहाँ बताई हैं। चित्रांशी भी अपने निवेदन के माध्यम से, संचालन के माध्यम से बीच बीच में काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करती हुई कविता क्या है, कविता किस प्रकार से प्रभावित करती है और उसकी आवश्यकता किस प्रकार से जरूरत है, ये बातें भी चित्रांशी ने हमें बताया है।
साथियों, कविता एक शक्तिशाली विधा है। साहित्य की अन्य विधाओं में सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली विधा कविता को आज के युग में माना जाता है। उसका कारण यह है कि वर्तमान समय में कवि और कविता को सुनने वाले श्रोता या पाठक, इन सब में वृद्धि होती जा रही है। कवि सम्मेलन बड़ी भारी संख्या में भरने लगे हैं। वहां श्रोताओं की भी भीड़ होने लगी है। उसके पीछे कारण यह है कि कविता ये हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। वर्तमान में हम देखते हैं कि अधिकांश कविताएं, ये कविताएं सारी प्रासंगिक होती है। वर्तमान से संबंधित होने के कारण एक प्रकार से वर्तमान जीवन का चित्रण हम कविता में देखते हैं, और उस चित्रण को देखने के बाद हर पाठक या हर श्रोता उसके साथ तादाद में स्थापित करता है और उसे इस प्रकार की अनुभूति होती है कि ये कविता और किसी के जन जीवन से नहीं, मेरे स्वयं के जन जीवन से जुड़ी हुई कविता है। वो उस कविता में स्वयं को पाता है, स्वयं को देखता है, एक प्रकार से स्वयं की कहानी सुनता है और मन को प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त करता है। कविता जो है इतनी प्रभावित होती है कि वह हमारे मन को स्पर्श करती है, मन को आंदोलित करती है, मन और मस्तिष्क को झकझोर देती है, हमें प्रेरित करती है, कभी कभार हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। या फिर कविता ऐसी भी होती है कि जो हमें अपने साथ लेकर चलती है। कहा जाता है कि कवि जन्म लेता है, कवि बनता नहीं। जिस किसी में प्रतिभा है वह निश्चित रूप से कवि बन सकता है, क्योंकि उसमें कल्पकता होती है, उसमें उतनी सोच होती है, और अपनी सोच और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन आधुनिक युग में हम देखते हैं कि कवि जो है वह बन भी सकता है अभ्यास के बल पर। निरंतर अभ्यास के बल पर भी कवि बन चुके हैं, उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। जन्मजात तो होता ही है, लेकिन जन्मजात होने के बावजूद भी अगर उसमें अभ्यास की ललक नहीं होगी, प्रैक्टिस की भावना नहीं होगी, तो कहां से कविता उपजेगी। इसलिए कविता के निर्माण के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। और वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे कवि जो है वे अभ्यास से कवि के धरातल पर आ चुके हैं, अच्छे प्रसिद्ध कवि बन चुके हैं और उनकी लेखनी के माध्यम से अच्छी कविता कागजों पर उतरती रही है। इसीलिए तो
एक जमाने में हम कहते कि कविता बोझिल लगती थी, कविता समझ नहीं हम पाते थे। वास्तव में कविता का आनंद पाने के लिए कविता में डूबना जरूरी है, कविता को ध्यान से सुनना जरूरी है, कविता को समझना जरूरी है। यदि हम कविता को समझ सकते हैं तो ही हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो पहले समझना और बाद में समझाना, ये दोनों बातें कविता में अत्यंत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी हो, वैश्वीकरण हो, निजीकरण हो या उदारीकरण हो, इस युग में मन और मस्तिष्क को राहत दिलाने के लिए, उसे एक नए आनंद की उपलब्धि देने के लिए वर्तमान में कविता ही एकमात्र साधन है। वैसे देखा जाए तो कविता साध्य नहीं, कविता साधन है। लेकिन कभी कभार हम गलती करते बैठते हैं, भूल करते बैठते हैं और कविता को साध्य समझकर चुप बैठते हैं, जो सरासर गलत है। कविता साध्य नहीं, साधन है। इसलिए आजकल के जो कवि है, ये कवि बड़ी ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, आत्मानंद के साथ साथ ही अपना कवि कर्म निभा रहे हैं, समाज के हित में भी अपनी लेखनी चला रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, समाज के पथ प्रदर्शक भी बन रहे हैं और सबसे पहले श्रोता के मन को आंदोलित करने का काम भी ये कवि अपने कर्म के माध्यम से बड़ी सफलता के साथ निभा रहे हैं। ये सबसे बड़े उनकी कविता की उपलब्धि है। और इसी प्रकार से हमारे समाज में कवियों का निर्माण होता रहेगा। अच्छी कविताएं हमें सुनने पढ़ने मिलेगी और इन कविताओं के माध्यम से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार की भावना देखते हुए भविष्य में कविता के इस क्षेत्र को कविता के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। और उस कविता के माध्यम से हमारा समाज एक अच्छे समाज के निर्मित के रूप में विश्व मंच पर स्थापित होगा। इसी प्रकार की हम कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को, सभी कवियों को प्रथमता में शुभकामनाएं देता हूं कि वे इसी प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की सेवा करते रहे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका। मुझे लगता है कि कविता के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेरा मानना है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ घटित होती हैं जिससे कि संतुलन बिगड़ता रहता है और हम भाव शून्य होने लगते हैं। हिंसा की घटनाएं और ऐसी घटनाएं जिससे हमें हर बार ये शक होता है कि मनुष्यता समाज में बची है या नहीं, या चीजें कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं। और सर ने इतनी सुंदर बात कही कि कविताओं से जीवन बचा रहता है। आपने जितने प्यार से इस बात को कहा, मेरा मानना है कि हम सभी के लिए ये बहुत बहुत समझने वाली बात है कि अगर हम कविताएं लिख रहे हैं, अगर हम कविताएं पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। कविताएं कवि से दुनिया तक का सफर जब तय करती हैं तो उसमें जिम्मेदारी का जो एक एहसास होता है वो मेरे ख्याल से हर लिखने वाले में होना चाहिए। और इसी श्रृंखला में मैं एक बार पुनः चेक करती हूँ कि क्या हमारे विशिष्ट अतिथि जी हमारे बीच
आए हैं, उपस्थित हैं या नहीं, और अगर वो उपस्थित हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो हमारे बीच उपस्थित हो पाए हैं अभी। तो मैं अब नीरज सक्सेना जी हमारे बीच पहली बार आए हैं और उनका मन है कि वो एक कविता हमारे बीच और पढ़ दें, तो मैं एक कविता से उन्हें पुनः एक कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे पास अभी समय है, तो मुझे लगता है कि हम आभार से पहले एक कविता और सुन सकते हैं। अगर मंच आज्ञा दे तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? एक बार आपसे अनुरोध करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष की सहमति ले लीजिए। जी अध्यक्ष जी से मैं ये अनुमति चाहती हूँ कि क्या मैं उन्हें आमंत्रित कर सकती हूँ? एक कविता वो सुनाना चाहते हैं हमारे बीच, और हमारे पास अभी समय भी है थोड़ा सा। सर आपका माइक बंद है। एक कविता है तो उनको आमंत्रित कीजिए, वे अपनी कविताएं सुनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है कि कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या वह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो मैं इसी के साथ नीरज सक्सेना जी को पुनः ये मंच सौंपती हूँ कि वो एक कविता हमारे बीच प्रस्तुत करें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में ये कविता मुझे सुनाने का मन इसलिए किया कि चूंकि बसंत के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रयास था कि हम कविता को क्या है उसके ऊपर मैं अपनी ही कविता को, मेरी कविता क्या कहती है और क्या भाव है उसके, वो क्या महसूस करती है और वो कब रुदन करती है, मैं इस विषय पर एक कविता अपनी सुनाना चाहूंगा। कि सियासत के गलियारों में जब कुछ शब्द बाणों से ओछी बातें होती हैं तब मेरी कविता रोती है। विश्व पटल के मंचों पर विभूषण रूपी कंठों की जब वाणी असंतुलित होती है तब मेरी कविता रोती है। फैली भूख और गरीबी को अनदेखा करती राजनीति मंसूबों की नुमाइश होती है तब मेरी कविता रोती है। कहे तरक्की फिर भी व्यवधान, वही रोटी कपड़ा और मकान, जब लाचारी घर घर में सोती है तब मेरी कविता रोती है। बाल श्रम पर नियम कायदे पर बिना काज की लाचारी स्थिति भूख कुपोषण की होती है तब मेरी कविता रोती है। यूं तो युवा भविष्य देश के पर पढ़े लिखे और धक्का खाए जब बेरहम बेरोजगारी होती है तब मेरी कविता रोती है। और शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी सब राजशाही के दूजे नाम रो धो के सुनवाई होती है तब मेरी कविता रोती है। और कहने को ये 21वीं सदी पर मांग न्याय अधिकारों में यहाँ दुश्वारियों की पोथी है तब मेरी कविता रोती है। कर कर के कर देता जा, मर मर के खजाने भरवाती, जब सरकार मनोरथ होती है तब मेरी कविता रोती है। और महिला सशक्तिकरण की बातें उन मंचों के पखवाड़े से जिनसे अस्मत तार तार होती है तब मेरी कविता रोती है। और वीर शहीदों पर राजनीति श्रेय लेने की होड़ लिए जब कुत्सित स्वप्न सजोती है तब मेरी कविता रोती है। सियासत के गलियारों में जब कुछ शब्द बाणों से ओछी बातें होती हैं तब मेरी कविता रोती है, तब मेरी कविता रोती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कविता की सार्थकता इसी में है कि वो रुलाए भी और हंसाए भी, और इस पटल पर हमने बहुत सारे रंग देखे आज कविता के, कहीं बसंत के रंग और कहीं पर देशभक्ति की बातें, और अंततः आपने इतना सुंदर इस इनक्लोजर दिया है, इसको मैं हिंदी में नहीं, शायद समापन की ओर ले जाता हुआ शायद ये सबसे अच्छा प्रश्न सुंदर था। समापन। कविता कितनी जरूरी है हमारे, एक सुंदर समापन हमारे बीच होता हुआ इस कार्यक्रम का। और चूंकि हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, तो अब मैं आभार ज्ञापित करने के लिए अपनी माँ
श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी को यह मंच सौंपती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और आभार ज्ञापित करें। नमस्कार। प्रबुद्ध जनों से सुसज्जित पटल को बार बार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद चित्रांशी। मुझे विश्वास हो गया और मुझे विश्वास है कि मेरे बाद भी मैं रहूंगी, मेरे बाद भी मैं रहूंगी। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हुई 4 पंक्तियां बसंत के आगमन पर मैं देना चाहती हूँ आप सभी को कि फूल सरसों के पीले पीले खिलने लगे, फूल सरसों के पीले पीले खिलने लगे, डार अमवा के बौर गले मिलने लगे, द्वार निमिया की डार बौराई हो। मैंने गांव की बात की है, वहीं पे द्वार होता है और वहीं पे नीम होती है और वहीं पे उसके बौर मिलते हैं कि द्वार निमिया की डार बौराई हो, आई आई रे बसंत ऋतु आई हो, आई आई हो बसंत ऋतु आई हो। इन्हीं बासंती बयार की खुशबू के साथ मैं अभिनंदन करते हुए समृद्ध पटल को बसंत की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व हिंदी साहित्य का पटल आज पूरी तरह से रंग बिरंगे कविता के पुष्पों से सुसज्जित है, सज गया है। अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ और आह्लादित हूँ और आप सबका अनुग्रह और स्नेह प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी कहते हैं ना कि जब बेटी कुछ अच्छा करती है या बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बहुत खुश होती है, माता पिता बहुत खुश होते हैं। और कहते हैं ना कि एक देहाती कहावत है कि बिटिया का बखान के करे, ये शायद भाषा क्षेत्रीय भाषा गोकुलेश्वर जी और पूर्णिमा दी आप सब लोग समझ पा रही होंगी कि बिटिया का बखान के करे बिटिया का माई। तो ज्यादा बखान तो नहीं करे के हो, लेकिन ये सब आप लोग देखत है कि कैसे करत है संचालन के माध्यम से समझ में आगल हुई आप लोगन के। तो जो ना आगे बढ़त है, जो ना मैं कहना चाहती हूँ फिर से अपनी क्षेत्रीय भाषा को बदलते हुए कि हमारे आभार व्यक्त करने की बारी आ गई है। तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने चित्रांशी को आशीर्वाद दिया और हमारे पटल पर हमारे आग्रह से वो उपस्थित होकर हम सभी लोगों को अपना स्नेह आशीष प्रदान किए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। महासचिव जी डॉक्टर गोकुलेश्वर जी जो हमारे मित्र भी हैं, मैं इनको सखा भी कहती हूँ पटल पर इसलिए कि कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि मैं इनको सखा कहती हूँ और नाम से भी ये गोकुलेश्वर हैं, तो इसलिए मैं इनको मित्र की श्रेणी में रखती हूँ। और मित्र कभी कभी संकट में भी डाल देता है, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि नहीं मेरे पे संकट है इसको दूर करना चाहिए, नहीं, इन्होंने जो कह दिया वो होना है। खैर कहीं कहीं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, संस्थान को इतनी दूर तक ले आते हैं अपनी कर्मठता के साथ और बिटिया चित्रांशी का उत्साहवर्धन हमेशा इन्होंने किया और इनके निर्देशक में, इनके संरक्षण में सारे कार्य होते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई, जहां भी समस्या आती है तुरंत ये खड़े हो जाते हैं मित्र की तरह, तो इनको भी ढेर सारी बधाई देती हूँ और ढेर सारा आभार इनके प्रति हमारा। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी दीदी जी, आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। जब भी कहीं कोई दिक्कत आती है, ये हमारे ग्रुप में सबसे वरिष्ठ हैं, मैं इनसे अपनी समस्या कहती हूँ और मुझे तुरंत समाधान प्राप्त होता है। आज की जो कविता थी इनकी मौनी अमावस्या को लेकर के कैलाश गौतम जी की, जैसा कि सचिव जी ने कहा कि यह हुए भैया अमावस्या का मेला, बहुत सारी उन्होंने उस समय का दृश्य उनकी कविता में प्रस्तुत हो जाता है कि घरे चलता पहुना दही गुड़ खियाई, भतीजा भैल हो भतीजा दिखाई, क्या क्या मीठा, एकदम मीठापन मधुरता एकदम समाई है। आजकल तो वैसी रचनाएं ही नहीं देखने को मिलती, लेकिन दीदी ने याद दिलाया उस रचना की, बहुत बहुत आभार दी। हमारा पटल बहुत ही समृद्ध हो गया। और ये आदरणीय मनी वेंदी जी, क्या बात है, काशी और बसंत के रंग से पूरा मंच इन्होंने सराबोर कर दिया। ऐसा लगा कि पूरा बसंत उतर आया है हमारे काव्य पटल पर। बहुत बहुत आभार दी और भविष्य में हम चाहेंगे कि आप ऐसा ही हमें अपना आशीष प्रदान करते रहे। और
आदरणीय चंदन केसरवानी जी, इनकी कर्मठता पूरी तरह से दिखाई पड़ रही थी पटल पर कि बहुत ही व्यस्त होने के बावजूद भी ये छोड़ कर आ रहे थे। अंत में अपनी कविता की जो मतलब कविता के प्रति जो इनकी प्रतिबद्धता है, जो दृढ़ता है, वो पूरी तरह से इन्होंने व्यक्त की। और बहुत बहुत बधाई आपको और ढेर सारा आपके शुभकामनाएं, हमारा आभार आपको भी। और आदरणीय नीरज सक्सेना जी, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और बाद की कविता जो एकदम बाद में आपने कविता सुनाई, हालांकि अध्यक्षीय भाषण के बाद ये होता है कि नहीं पटल अब आगे गंतव्य की ओर है, लेकिन फिर भी आपने आग्रह किया और हमें अच्छा लगा, सार्थकता प्रस्तुत कर दी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। और भविष्य में हम चाहते हैं कि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और आप हम लोगों के बीच अपनी सुंदर सुंदर कविताएं प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच डॉक्टर रश्मि चौबे जी, बाल संसद प्रभारी, जो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटी के सहयोग में आप उसका मार्गदर्शन करती रही। ये हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं बोलूंगी नहीं, आज आपको ही संभालना है, तो आप सहयोग में नहीं, मेरा कर्तव्य है मैम, आभार की आवश्यकता नहीं है। जी जी बेटी, नहीं आभार की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपका सहयोग मिलता रहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं धीरे से किनारे भी हो गई कि नहीं आप संभाल रही हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपकी सरस्वती वंदना और आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार मैम, आपने पटल को पूरी तरह से थामे रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हमारे बीच मुक्ता कौशिक दी भी जुड़ी थी। डॉक्टर मुक्ता कौशिक दी, आपका भी धन्यवाद दी, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और पूरे टाइम आप जुड़ी रही, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दी। लक्ष्मीकांत भैया, आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी, आप भी आए, मेरी बात को मान करके मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, विनम्र आभार भैया आपका। और डॉक्टर भरत शेणकर जी, सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब ने मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी जो भी मैंने आप सबसे आग्रह किया था जुड़ने के लिए, आप सबने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, विनम्र आभार सर। और डॉक्टर जहीरुद्दीन पठान सर जी, आपका भी आभार सर। मैंने आपसे भी आग्रह किया था और आप आए, मेरी बात का मान रखा आपने, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार सर। अनीता सक्सेना जी, जो मेरी पुपेरी बहन भी हैं, मेरे आग्रह पर आज जुड़ी, उनका भी ढेर सारा हार्दिक आभार। और हम उनसे आशा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में जरूर जुड़े और हमेशा जुड़ी रहें। कविता का पटल, काव्य गोष्ठी कहीं ना कहीं कुछ 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 तो दे के जाता है, मन तो अच्छा करता है। और कविता करी नहीं जाती, एक बात ये मन में आती, कविता की नहीं जाती, कविता हो जाती है। कविता कहीं भी हो जाती है, रुदन में है, करुणा में है, दया में है और बसंत में भी है, जैसा कि आज हम सब लोग बसंत पे ही अपनी काव्य चर्चा किए, इसलिए जुड़ना चाहिए। और डॉक्टर सीमा दी, आपका भी ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद, आप भी आई। और हम चाहते हैं ऐसे ही हमारा पटल सुसज्जित रहे। और आज के पटल पर हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि किसी भी कारण से नहीं आ पाए, कभी कभी हो जाता है, उनको भी हमारा धन्यवाद। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत हो गई, नहीं आ पाए, इसलिए कोई बात नहीं, हो सकता है अगली बार कभी हमें मौका मिले हम उनको फिर से शामिल कर लेंगे। तो आज की काव्य गोष्ठी के लिए जितने भी लोग पटल पे जुड़े रहे, जिनको मैं नहीं देख पाई प्रत्यक्ष रूप से, या कोई भी छूट गया हो, या मेरे आभार व्यक्त करने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, सभी से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी का बार बार अभिनंदन, बार बार आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं आभार क्या व्यक्त करूं, अपनी पुत्री चित्रांशी को। मैं आप सबसे भी यही विनम्र आग्रह करूंगी कि इनको आप आशीर्वाद दें, ये आपकी भी पुत्री हैं, इनको भी आप लोग आशीर्वाद दें। और ढेर सारा आभार, ढेर सारा आशीर्वाद, और एक जो वात्सल्य और स्नेह होता है वो शब्द के माध्यम से तो व्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। और बस वही बात की
पुत्री तुम मेरे जीवन की, 2 पंक्तियां इनको देती हूँ कि पुत्री तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी अभिलाषा हो, पुत्री तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी अभिलाषा हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार। और आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए हम सब यहाँ पर थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता इस बात में होती है कि जब हम वहां से लौटें तो कुछ लेकर लौटें। अंततः हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। मैंने 9 बजे तक का टारगेट रखा था, लेकिन हम 8:50 पर ये कार्यक्रम समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो आखिरी में आप सबको कुछ और नहीं दूंगी, बस ये कुछ मुनीर नियाजी जी की पंक्तियां हैं, इनके साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। वो कहते हैं कि हमेशा कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी यार की ढांढस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी की मौत से पहले किसी गम को भुलाना हो, किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो आज का हासिल बस ये है कि हम दोबारा मिलने में देरी ना करें और इसी तरह मिलते रहें। आप सब हमसे जुड़े और मेरे इस प्रयास को आप सब ने दिल से सराहा, मन से सराहा। वो सराहना मुझ तक पहुंची है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब जुड़े, एक बार पुनः आप सबका आभार। हम फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार वो